नमस्कार। आज हम बात करते हैं, एक टॉपिक है, ठीक है, चाप के अवकलज। डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क। चाप के अवकलज। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि चाप आर्क होता क्या है। तो चाप, हम बात करें चाप की, तो चाप जो होता है वो किसी भी वक्र, कोई भी वक्र है, उसके किसी एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक की जो लंबाई है, या फिर अपन ये कहें कि किसी भी वक्र का एक छोटा टुकड़ा जो होता है, ठीक है, जिसको अपन माप सकें, वो छोटा टुकड़ा ही क्या कहलाता है, उसका चाप कहलाता है। तो हम यहाँ चाप के लिए लिख सकते हैं कि किसी वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की लंबाई, दूसरे बिंदु तक कि किसी वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वक्र की जो लंबाई होती है, वक्र की लंबाई चाप कहलाती है। कोई भी वक्र है, उस वक्र के ऊपर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो वक्र की लंबाई है, वही लंबाई क्या होती है, चाप होती है, चाप कहलाएगी। चाप को नॉर्मली हम यहाँ एस से डिनोट करेंगे। चाप को मुख्यतया एस से दर्शाते हैं। जो चाप होता है उस चाप को अपन मोस्टली एस से डिनोट करते हैं। तो ये तो हुआ चाप। अब हम बात करें चाप के अवकलज की। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं यहाँ डायग्राम लिया अगर लूँ, तो जैसे पैराबोला है अपने पास में, ये मैंने पैराबोला लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay वाला। इसका ये पॉइंट जो है, जो इसका वर्टेक्स शीर्ष है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये बिंदु हो गया जैसे O, और ये हो गया बिंदु A। तो O से लेकर A तक ये जो लंबाई है, इस वक्र की जो लंबाई है, इसको मैं चाप कह सकता हूँ। और ये जो चाप है वही अपन इसको किससे डिनोट कर सकते हैं, S से डिनोट कर सकते हैं। तो किसी वक्र के ऊपर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो वक्र की लंबाई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका चाप कहते हैं। ओके, बात करें चाप के अवकलज की, तो चाप का अवकलज जो होता है, चाप के अवकलज में क्या करना है कि चाप अगर S है, चाप S यदि चर अक्ष का फलन हो, मतलब अर्थात S इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, तो इसका अवकलज जो है, या इसका जो डेरिवेटिव है, वो पॉसिबल होता है। भाई चाप अक्ष S जो है, जो हम डिनोट कर रहे हैं S, यदि अक्ष का फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन के रूप में चाप अपने को दे रखा है, S इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, तो इसका अवकलज, इसका अवकलन किया जा सकता है इसका अवकलन कर सकते हैं अपन। अब अवकलन करेंगे तो वो अलग अलग तरीके से हमारे पास में S की वैल्यू अलग अलग फॉर्म में रहेगी, या फिर वक्र का जो इक्वेशन है वो अलग अलग फॉर्म में होगा। उस समय इसका जो डेरिवेटिव है वो हम किस किस प्रकार से लेंगे, वो अपन आगे देखेंगे। इसके अलावा अपन एक बात करते हैं कि जो चाप होता है, एक तो चाप और एक जीवा। जीवा क्या होती है कि जो चाप है उसके लास्ट वाले जो पॉइंट हैं दो, उनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसको हम जीवा कहेंगे यहाँ पे। तो इनमें एक रिलेशन होता है, इनका जो रेशियो होता है चाप का और जीवा का, कि एक चाप और उसकी जीवा का अनुपात। चाप और उसकी जीवा का अनुपात। चाप और उसकी जीवा का मतलब देखो, यहाँ पे सपोज करें ये अपने पास में कोई वक्र दे रखा है, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट एक, यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट लिया मैंने, ओके।
यहाँ इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा बनाई, ये इसको मिलाने वाली, तो ये बिंदु P हो गया, ये Q हो गया। तो ये PQ जो है ये तो हो गई मेरे पास इसकी जीवा। ये जो दे रखा है ये S हो गया, जो कि किसका काम कर रहा है, चाप का काम कर रहा है। ये टेंजेंट लाइन है अपने पास में, इसकी स्पर्श रेखा कह सकते हैं। और यहाँ से मैंने इसको मिलाया तो ये बिंदु यहाँ से मिलके PQ और इसका नाम दे दिया मैंने R। ये जो RQ और RP है ये पूरा का पूरा इसको जीवा को या चाप को कवर करता है। ये पॉइंट यहाँ से इसको कवर कर रहा है पूरा का पूरा। और ये जो एंगल है यहाँ से लंब डाला हुआ है तो ये 90 डिग्री मान लेते हैं अपन, यहाँ से लंब डाला हुआ है। अब इन भागों के अंदर अगर देखें तो सबसे पहले आपको देखने से पता लग रहा है कि जो जीवा है अपनी, जीवा PQ वो छोटी है, इसकी लंबाई जो है वो छोटी है किससे, चाप PQ से, क्योंकि चाप PQ अपना इस तरीके से है तो इसलिए चाप PQ से, चाप PQ से, ठीक है। और यहाँ ये जो वैल्यू है वो भी लेस देन है अगर मैं PR प्लस RQ करूँ, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों है, क्योंकि ये हो गया इसके लिए कर्ण। और हमको पता है किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ही ज्यादा होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से PR प्लस QR। तो जीवा PQ इज लेस देन चाप PQ इज लेस देन PR प्लस QR, ठीक है। अगर मैं इसके दोनों साइड जीवा PQ से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 1 इज लेस देन चाप PQ बटा जीवा PQ इज लेस देन, यहाँ से आ जाएगा PR प्लस QR अपॉन PQ। जीवा PQ है इसलिए PQ लिख सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये सारी भुजाएं ही है। यहाँ तो PQ सीधा नहीं लिख सकते जीवा के बिना, क्योंकि PQ से PQ कैंसिल हो जाना है। लेकिन यहाँ PR QR और PQ ये तो त्रिभुज की भुजाएं हैं इसलिए लिख सकते हैं अपन। ये कंडीशन अपने पास आई कि चाप PQ अपॉन जीवा PQ। अब आप इसमें देखें PR प्लस QR अपॉन PQ जब अलग अलग करेंगे तो ये आएगा 1 इज लेस देन चाप PQ बटे जीवा PQ इज लेस देन PR बटा PQ, PR बटे PQ प्लस QR बटे PQ, QR बटे PQ। अब अगर मैं यहाँ जो एंगल है, ये जो एंगल दे रखा है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा नाम दे दूं, और ये किस किस के बीच का है, तो ये है जीवा के बीच में और इसकी जो स्पर्श रेखा है उसके बीच का एंगल है ये। तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का एंगल अगर अल्फा है अपने पास, तो आप देख सकते हैं इस समकोण त्रिभुज में जो राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास, इसमें ये अल्फा है, थीटा है, इसके सामने की भुजा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ से ये लंब है QR और ये कर्ण है PQ, तो QR बटे PQ, QR अपॉन PQ, तो ये तो वैल्यू होती है साइन अल्फा की, और PR आधार बटे कर्ण होती है कॉस अल्फा की। तो PR बटे PQ, PR बटे PQ ये तो हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस ये मेरे पास आ जाएगा इसका साइन अल्फा। तो 1 इज लेस देन चाप PQ बटे जीवा PQ इज लेस देन कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ठीक है। अब यहाँ चाप PQ बटा जीवा PQ, अगर मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन दे दूं, एक कंडीशन का मतलब यहाँ पे ये है कि चाप PQ और जीवा PQ की अगर P जो है वो Q की ओर अगर अग्रसर हो, या फिर मैं ये कहूँ कि Q जो है, ये जो बिंदु Q है वो अगर P की ओर अग्रसर होगा, तो जब बिंदु Q P की ओर अग्रसर होगा तो ऐसी कंडीशन में देखो ये बिंदु जब इधर आएगा तो जीवा जो है वो छोटी होती रहेगी। जैसे थोड़ी देर बाद में जैसे सपोज करो यहाँ हुआ तो यहाँ होगा तो जीवा PQ यही होगी। फिर इसके बाद में अगर यहाँ पे आया तो ऐसी कंडीशन में P और Q दोनों एक जगह हो जाने हैं, और जब दोनों एक जगह हो जाएंगे तो स्पर्श रेखा और जीवा
भाई स्पर्श रेखा जो है वो जीवा के बिल्कुल ऊपर आ जाएगी तो जीवा बनेगी नहीं यहाँ पे, और नहीं बनेगी तो अल्फा जो एंगल है वो अपने पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाना है। तो यहाँ कंडीशन ये है कि जो जीवा बनेगी है वो जीवा पी क्यू एक स्पर्श रेखा बना लेता है, जीवा पी क्यू स्पर्श रेखा पे शामिल हो जाएगा। तो हम कंडीशन ले लें कि यदि क्यू देंस टू पी हो तो अल्फा जो है वो देंस टू किधर की ओर होगा, 0 की ओर। क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा है कि जब ये इधर आएगा तो एंगल छोटा होता रहेगा, और एंगल छोटा होता रहेगा तो 0 की ओर अग्रसर होगा, तो अल्फा देंस टू 0। अब यहाँ अल्फा देंस टू 0 है तो हमारे पास में कंडीशन आ गई कि चाप पी क्यू बटा जीवा पी क्यू, और यहाँ कंडीशन अपन ले सकते हैं कि लिमिट क्यू देंस टू पी, क्यू जो है वो पी की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में देखो कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे अल्फा देंस टू 0, तो ये तो 1 बनाएगा। लेकिन कंडीशन ये देखें अगर कि 1 इज लेस देन ये इज लेस देन 1, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो ये जो कंडीशन है लास्ट अपने पास में की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जानी है, लास्ट में आके 1 के इक्वल हो जानी है। तो साइन अल्फा ये 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा की वैल्यू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास इसकी लास्ट कंडीशन ये आएगी। तो लिमिट क्यू देंस टू पी, चाप पी क्यू बटा जीवा पी क्यू जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा ही किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये है चाप में और जीवा का अनुपात कि लिमिट क्यू देंस टू पी, चाप पी क्यू बटा जीवा पी क्यू इज इक्वल कितना होता है, 1 होता है। ओके, ये अपने पास में कंडीशन बनेगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं चाप के अवकलनों के बारे में। चाप के अवकलज अलग अलग रूपों में, तो विभिन्न रूपों में कह सकते हैं अपन इसको। अलग अलग रूपों में चाप के जो अवकलन हैं वो क्या क्या होंगे, तो अलग अलग रूप में सबसे पहले मैं बात करता हूं कार्तीय रूप। वक्र के समीकरण के अकॉर्डिंग होंगे ये कार्तीय रूप। कार्टेशियन फॉर्म जो होता है, कार्टेशियन फॉर्म में वक्र 2 प्रकार के समीकरण रखता है। इसमें भी 2 पार्ट हो जाएंगे अपने पास। ए वक्र y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, भाई वक्र का जो समीकरण है वो अपने पास में अगर y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स का रूप हो, दूसरा वक्र x इज इक्वल एफ ऑफ y के रूप में हो। 2 समीकरण है ये, कार्टेशियन फॉर्म ही माने जाते हैं दोनों के दोनों। y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स हो, दूसरा वक्र x इज इक्वल एफ ऑफ y हो। सबसे पहले अपन देखें कि जब y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करना। तो इसका ए पार्ट, यदि वक्र का समीकरण y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स का रूप हो तो यहां से जो dy बाई डी एक्स बनेगा अपने पास में, उस dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी अपने पास कि dy बाई डी एक्स, या फिर सॉरी ds बाई, क्योंकि y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है तो अपना जो वक्र बनेगा या जो चाप बनेगा वो भी x का ही एक फंक्शन होगा, और x का ही फंक्शन होगा तो हम यहां से ले सकते हैं ds बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस माइनस रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं, अपने को सीधे याद रखने हैं कि जब वक्र का समीकरण y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स का रूप हो तो चाप का जो अवकलज है, तो चाप s का अवकलज ds बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस माइनस रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये चाप का अवकलज होता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो dy बाई डी एक्स जो है, तो dy बाई डी एक्स को हम कहते हैं रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता बोलते हैं इसको। तो यहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब हो गया ये टेन साई कह सकते हैं। अगर स्पर्श रेखा
अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ अगर साइन का कोण बना रही है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टेन साइन। तो इसमें अगर इसकी वैल्यू रखें अपन, भाई अपने को पता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल होता है टेन साइन। ये प्रवणता बोलते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता किसी भी वक्र y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स के ऊपर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टेन साइन हुआ, तो ds बाई डी एक्स इज इक्वल, यहाँ से लिख सकते हैं अपन प्लस माइनस रूट, ये हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर साइन, और टेन स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। तो यह आ जाएगा प्लस माइनस रूट सेक स्क्वायर साइन, और सेक स्क्वायर साइन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सेक साइन के। तो डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल आ गया सेक साइन। अब इसमें देखो दो साइन है अपने पास, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो इसमें यही ध्यान में रखना है कि अगर अक्ष के बढ़ने की दिशा में हम वक्र y बराबर एफ ऑफ एक्स जो लेके चल रहे हैं, अक्ष जिधर बढ़ रहा है उधर अगर s भी बढ़ रहा है तब तो धनात्मक चिन्ह लेंगे। s या अक्ष के बढ़ने की दिशा में अक्ष के बढ़ने की दिशा में s बढ़ता है तो प्लस, तथा अक्ष के बढ़ने की दिशा में s घटता है तो क्या बना देगा, ये माइनस का साइन बना लेगा। तो इसमें मोस्टली अपने को यही ध्यान रखियो कि चाप की जो लंबाई है वो लंबाई मोस्टली पॉजिटिव होती है, क्योंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। लेकिन बस यहाँ साइन इसीलिए ले रखा है अपन ने कि ये केवल एक साइन को इंगित कर रहा है। तो इसमें बस इतना ही ध्यान में रखना है अपने को कि इसका जो प्लस का साइन है, अगर s बढ़ रहा है तो s बढ़ने की दिशा में अगर अक्ष बढ़ने की दिशा में अगर s बढ़ता है तो ऐसी कंडीशन में प्लस का या धनात्मक का साइन लेते हैं इसमें। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल सेक साइन। ये रिलेशन आगे काम में आने वाला अपने यहाँ, डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल सेक साइन अगर है तो डी अक्स बाई डी एस की वैल्यू क्या आएगी, तो सेक साइन का उल्टा क्या आ जाएगा, कोस साइन हो जाएगा। ये अपने को आगे ध्यान में रखना है, डी अक्स बाई डी एस इज इक्वल कॉस साइन। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला जो पार्ट अपने पास, अगर अक्स y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स का रूप हो। दूसरा ले लेता हूं इसका बी वाला, कि यदि वक्र x इज इक्वल एफ ऑफ y की फॉर्म में हो, तो इसमें बस ध्यान करना है, वहाँ डी वाई बाई डी एक्स बनाया था, यहाँ डी एक्स बाई डी वाई बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से डी एस बाई डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट होगा क्योंकि फंक्शन ही अपने पास y का है। तो प्लस माइनस रूट वन प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर। तो डी एस बाई डी वाई इज इक्वल प्लस माइनस रूट वन प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर। ये अपने पास में डी एस बाई डी वाई की वैल्यू हो जाएगी। अब डी एक्स बाई डी वाई की, यहाँ डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर है, ये डी एस बाई डी वाई है, ये प्लस माइनस, तो ये तो हो गया चाप का अवकलज। अब इसके जैसा इसमें भी एक रिलेशन बना लेते हैं अपन। हमने डी वाई बाई डी एक्स को टेन साइन लिखा था, तो डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, तो कॉट साइन बनेगा ये, और कॉट साइन बनाएगा तो चूंकि डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल होता है कॉट साइन, और कॉट साइन जो है तो यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की अपन ने, तो डी एस बाई डी वाई इज इक्वल प्लस माइनस रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर साइन, और ये होता है कोसेक स्क्वायर साइन, कोसेक स्क्वायर का कोसेक साइन। तो डी एस बाई डी वाई इज इक्वल कोसेक साइन हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एस की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, साइन साइन आ जाएगी। ये अपने पास इसकी वैल्यू आ, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी एस की वैल्यू कॉस साइन है, और डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो साइन साइन है। तो ये दोनों पार्ट अपने को याद रखने हैं यहाँ पे,
ओके, तो दो तो ये पार्ट हो गए और दो ही फॉर्मूले हो गए चाप के अवकलज के। कार्टेशियन फॉर्म में जो है वो दो फॉर्मूले हैं, एक तो √1 + dy/dx का होल स्क्वायर है और एक √1 + dx/dy का होल स्क्वायर है। तो ये दोनों के दोनों चाप के अवकलज होते हैं। तो ये तो हो गया कार्तीय रूप में। अब हम बात करते हैं ध्रुवीय रूप की, दूसरा जो पार्ट है पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में क्या होता है, तो हमको पता है वक्र का जो समीकरण होता है वो यहां पे भी दो ही रूप में होता है। पहला जो होगा वो होगा अपने पास में r इज इक्वल एफ ऑफ थीटा का रूप, और दूसरा जो होगा वो होगा थीटा इज इक्वल एफ ऑफ आर का रूप। तो r इज इक्वल एफ ऑफ थीटा और थीटा इज इक्वल एफ ऑफ आर। तो इन दोनों रूपों में चाप के जो अवकलज हैं वो क्या क्या होंगे, तो पहला पार्ट लेते हैं अपन ए वाला, r इज इक्वल एफ ऑफ थीटा, कि यदि वक्र का समीकरण r इज इक्वल एफ ऑफ थीटा का रूप है, ठीक है। अब जब हमको पता है कि r इज इक्वल एफ ऑफ थीटा, मतलब थीटा की फॉर्म में, इसका मतलब जो चाप होगा वो भी थीटा की फॉर्म में होगा, s इज इक्वल। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में जो डिफ्रेंशिएशन है वो थीटा के रेस्पेक्ट ही होगा, अवकलन जो है वो थीटा के रेस्पेक्ट ही होगा। तो जो चाप का अवकलज है, तो चाप s का अवकलज, चाप s का अवकलज क्या आ जाएगा, ds/d थीटा इज इक्वल, यह आएगा √r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर। तो ये ध्यान में रखेंगे अपन यहाँ, ds/d थीटा इज इक्वल √r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये चाप का अवकलज होता है, ds/d थीटा इज इक्वल √r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर। तो ds/d थीटा इज इक्वल होता है r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये कब की कंडीशन है, जब r इज इक्वल एफ ऑफ थीटा का रूप अपने पास में दे रखा हो, ठीक है। दूसरा है कि अगर थीटा इज इक्वल एफ ऑफ आर के रूप में आ जाए, तो थीटा इज इक्वल एफ ऑफ आर के रूप में जब अपने पास में वैल्यू आए, बी वाला पार्ट बी में, कि यदि वक्र थीटा इज इक्वल एफ ऑफ आर का रूप हो तो चाप का अवकलज, तो यह आ जाएगा ds यहाँ r के रेस्पेक्ट ही होगा, तो ds/dr इज इक्वल, यह आएगा √r/d थीटा/dr का होल स्क्वायर प्लस 1। ये फॉर्मूले याद रखने अपने को, ds/dr इज इक्वल r/d थीटा/dr प्लस r/d थीटा/dr का होल स्क्वायर प्लस 1। ये अपने पास में इसका अवकलज आ जाएगा, चाप का अवकलज ds/dr इज इक्वल r/d थीटा/dr का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसका चाप का अपन अवकलज बनाएंगे। तो ये दो है तरीके हैं अपने पास में, जब वक्र का जो समीकरण है वो पोलर फॉर्म में आ जाए, ध्रुवीय रूप में आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो चाप का अवकलज है वो इस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अन्य रूप में। तीसरा जो है वो है अपना प्राचलिक रूप, पैरामेट्रिक फॉर्म, प्राचलिक रूप। पैरामेट्रिक जो फॉर्म होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में जब भी अपने पास में इक्वेशन आए, तो यहां हम कह सकते हैं कि यदि वक्र का समीकरण, यदि वक्र का समीकरण हमने x इज इक्वल, जैसे अपन ने ले लिया एफ ऑफ टी, टी की फॉर्म में ले रहा हूं मैं, कॉमा y इज इक्वल जी ऑफ टी, दोनों के दोनों टी की फॉर्म में है, कि यदि x इज इक्वल एफ ऑफ टी और y इज इक्वल जी ऑफ टी, ये वक्र का समीकरण है, प्राचलिक रूप है, प्राचलिक रूप में हो, पैरामेट्रिक फॉर्म में हो तो चाप s का अवकलज ds/dt इज इक्वल, यह आएगा √dx/dt का होल स्क्वायर प्लस
डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो चाप का जो अवकलज होता है डी एस बाई डी टी वो होता है रूट डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो ये चाप का अवकलज रहेगा यहाँ कौन सी कंडीशन में, जब अपने पास में जो समीकरण है प्राचलिक रूप में हो, वक्र का समीकरण जो है वो प्राचलिक रूप में हो, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो वैल्यू होता है वो होता है डी एस बाई डी टी इज इक्वल रूट डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर। ये चाप का अवकलज होता है। अब ये तीन रूप में हमने देखा, एक तो कार्टेशियन फॉर्म में, एक पोलर फॉर्म में, और तीसरा ये है अपने पास में प्राचलिक रूप में। तो तीनों के अपने को यहाँ फॉर्मूले याद रखने हैं कि चाप के जो अवकलज होते हैं वो क्या होते हैं। ये चाप के अवकलज के जो फॉर्मूले हैं हम आगे जब पेडल इक्वेशन पढ़ेंगे, पदिक समीकरण के रूप में पढ़ेंगे, तो उसमें भी अपने पास ये काम में आने वाले हैं। बहुत सारी जगह ये इंटीग्रेशन में भी अपने पास काम में आएंगे, जब हम सेक्टरकलन या फिर आयतन सेक्टरफल वगैरह ज्ञात करेंगे तब ये अपने काम में आएंगे। चाप की लंबाई जब ज्ञात करेंगे तब काम में आएंगे। ओके, तो ये तीन रूप में अपने पास में चाप के अवकलज दे रखे हैं। अब इनसे भी एक रिलेशन और बना सकते हैं अपन। तो हमने इससे पहले जो सेक साइन, टेन साइन साइन और कॉस साइन का रूप बनाया था, उसी के रूप में अपन एक और ले लेते हैं अगर, तो अपने को पता है कि जो टेन फाई होता है, ये फाई टेन फाई इज इक्वल होता है आर डी थीटा बाई डी आर। टेन फाई इज इक्वल होता है आर डी थीटा बाई डी आर। ये टेन फाई, फाई क्या एंगल है, तो जैसे कोई वक्र होता है, इसकी यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा है, ये वक्र है, इसकी यहाँ स्पर्श रेखा ली अपन ने, और इस स्पर्श रेखा को यहाँ से ये स्पर्श कर रही है, इस बिंदु को यहाँ से मिलाया जाए, ठीक है। ये यहाँ तक के चाप की लंबाई हमने ले ली, यहाँ पे S, यहाँ से यहाँ तक के चाप की लंबाई S है, इसको यहाँ से मिलाएं और इसके ऊपर जो स्पर्श रेखा बनाएगी, और ये जैसे मैं ले लेता हूँ अक्ष की कोई पॉजिटिव साइड है, थोड़ा सा वापस रिपीट करते हैं इसे अपन। ये एक्स हो गया, ये कोई पॉइंट हो गया P, इसके ऊपर अपन ने स्पर्श रेखा बनाई, ये स्पर्श रेखा हो गई। यहाँ जो एंगल बनता है इसे कहते हैं अपन साइन, इसको यहाँ से मिलाया, ये जो एंगल है वो क्या कहलाता है फाई, और ये जो एंगल है वो होता है थीटा, नॉर्मली थीटा अल्फा जो भी है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक के चाप की जो लंबाई है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, S देते हैं। तो यहाँ रिलेशन होता है ये टेन फाई इज इक्वल आर डी थीटा बाई डी आर। यहाँ R इज इक्वल एफ ऑफ थीटा जो होता है वो वक्र का समीकरण होता है। तो टेन फाई इज इक्वल आर डी थीटा बाई डी आर। अब टेन फाई इज इक्वल आर डी थीटा बाई डी आर जो दे रखा है, तो ये तो टेन फाई की वैल्यू हो गई। अब अगर मैं बात करूँ कॉस फाई की, तो देखो कॉस फाई इज इक्वल, हमें पता है 1 अपॉन सेक फाई होता है। यहाँ से कॉस फाई इज इक्वल 1 अपॉन सेक फाई, तो 1 अपॉन सेक फाई को रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं अपन। और जैसे इसको यह वैल्यू रखा तो 1 अपॉन 1 प्लस टेन फाई की वैल्यू ये है, तो ये हो गया आर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर, और इसके साथ साथ क्या आ जाएगा रूट 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर। और 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर हमें पता है किसकी वैल्यू होती है, तो इससे पहले पढ़ा है अपन ने 1 प्लस आर डी थीटा बाई डी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है डी एस बाई डी आर के। तो इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं डी एस बाई डी आर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस डी एस बाई डी आर का होल स्क्वायर। ये सॉरी पूरी वैल्यू जो है वो
हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये कम्प्लीटली जो वैल्यू होती है डी एस बाई डी आर होती है, तो अपॉन में आ जाएगा 1/ds/dr, इसी की वैल्यू है। तो cos फाई इज इक्वल 1/ds/dr बना, और यहाँ से ds/dr को चेंज करके लिखें अगर, तो ये dr/ds इज इक्वल आ जाएगा cos फाई। तो वैल्यू आ गई dr/ds इज इक्वल cos फाई। एक रिलेशन ये हो गया, तो dr/ds इज इक्वल cos फाई। और अब एक लास्ट बचा अपने पास में d थीटा/ds। तो d थीटा/ds के लिए अपन एक बात लेते हैं, साइन फाई की वैल्यू और ले लेते हैं। तो साइन फाई इज इक्वल अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं इसको tan फाई इंटू कॉस फाई, लिख सकते हैं इसे। tan फाई का मतलब पता ही है अपने को, और r d थीटा/dr, और cos फाई का मतलब dr/ds हो गया। तो ये हो गया साइन फाई इज इक्वल r d थीटा/dr इंटू cos फाई की वैल्यू हो गई dr/ds। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास लास्ट इसकी जो वैल्यू आ जाएगी साइन फाई की, तो साइन फाई इज इक्वल या r d थीटा/ds इज इक्वल हो जाएगा r d थीटा/ds इज इक्वल साइन फाई। तो ये चारों के चारों जो अवकलन हैं उनके अपने को वैल्यू ध्यान में रखने हैं। तो हमने देखो यहाँ 4 वैल्यू पढ़े हैं, साइन साइन, कॉस साइन। तो यहाँ देखो सबसे पहले मैंने पढ़ा dx/ds, फिर इसके बाद में देखा dy/ds, फिर था dr/ds, और एक है r d थीटा/ds। तो यहाँ dx/ds की जो वैल्यू है वो होती है अपने पास में cos साइन के बराबर, यहाँ dy/ds होती है साइन साइन के बराबर, ये dr/ds होता है cos फाई के बराबर, और ये बराबर होता है साइन फाई। ओके, तो अक्स का मतलब आप आधार समझें, आप ऐसे समझ लें, आप इसको याद रखने का तरीका, अक्स का मतलब आप आधार को समझे, बेस। तो बेस के लिए कॉस को यूज करते हैं। वाई का मतलब लंब जो होता है उसके लिए साइन को यूज करते हैं। ऐसे ही आर और ये थीटा, तो आर के लिए क्या आ जाएगा अपने पास में कॉस फाई, और आर डी थीटा/ds इज इक्वल क्या आ जाएगा साइन फाई। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, आगे काम में आएंगे अलग अलग जगह, तो इनको याद रखेंगे अपन। इसके अलावा जो हमने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं 3 रूपों के, कार्तीय रूप के, पोलर रूप के और प्राचलिक रूप में, टोटल 5 फॉर्मूले बनते हैं, वो पांचों को अपन ध्यान में रखेंगे, और उन्हीं के बेस्ट अपने को क्या करना है, इसके आगे के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पुटअप होते हैं, तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल, देखें आप किस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि वक्र y इज इक्वल a log सेक अक्स अपॉन a के लिए वक्र y इज इक्वल a log सेक अक्स अपॉन a के लिए सिद्ध कीजिए कि क्या प्रूव करना है अपने को, ds/dx इज इक्वल सेक अक्स अपॉन a, एक तो ये प्रूव करना है अपने को। इसके साथ साथ d2x/ds स्क्वायर इज इक्वल -1/2a साइन 2x अपॉन a, ये वैल्यू अपने को प्रूव करनी है। तो शुरुआत करें y इज इक्वल a log सेक अक्स अपॉन a से, सॉल्यूशन लें इसका। y इज इक्वल a log सेक अक्स अपॉन a, ठीक है। हमें पता है यहाँ से हमको यहाँ dy/dx की जरूरत पड़ेगी, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं अक्स के रेस्पेक्ट। तो dy/dx इज इक्वल देखो a
log का होगा 1/, तो 1/ sec x अपॉन ए हो गया ये तो। अब इसके बाद में sec x अपॉन ए का भी होगा, तो sec थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है sec थीटा tan थीटा, तो ये आ गया sec x अपॉन ए इंटू tan x अपॉन ए। अब x अपॉन ए का भी होगा, तो x अपॉन ए का हो जाएगा 1/a। sec x अपॉन ए से sec x अपॉन ए कैंसिल आउट, ये a से a कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गई मेरे पास लास्ट इसका केवल tan x अपॉन ए, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है ds बाई डी एक्स, तो ds बाई डी एक्स का मतलब चाप का अवकलज है x के सापेक्ष, तो वैल्यू कितना आता है ds बाई डी एक्स इज इक्वल, फॉर्मूला होता है √1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट की तो ds बाई डी एक्स इज इक्वल √1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई अभी अपने पास में tan x अपॉन ए, तो ये आ गया tan x अपॉन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल sec स्क्वायर थीटा, तो रूट ये आ गया sec स्क्वायर x अपॉन ए, और sec स्क्वायर x अपॉन ए, तो ds बाई डी एक्स इज इक्वल sec स्क्वायर x अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ sec x अपॉन ए, तो ये तो एक तो कंडीशन ये आ गई। ds बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो है sec x अपॉन ए। ओके, अब इस ds बाई डी एक्स की वैल्यू अगर sec x अपॉन ए है, दूसरी इसने जो वैल्यू पूछी है अपने को वो पूछा गया है यहाँ d2x बाई डी एस स्क्वायर, कहने का मतलब इसका अपने को एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है, और वो भी देखो s के रेस्पेक्ट d2x, x का s के रेस्पेक्ट किया हुआ है, तो d2x बाई डी एस स्क्वायर इसका अपने को वैल्यू बनाने के लिए चलते हैं अपन इसके फॉर्मूले पे। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है अपने पास में इसकी वैल्यू, तो dx बाई डी एस, ये ds बाई डी एक्स है, तो dx बाई डी एस जो बनेगा वो क्या रहेगा अपने पास, तो वैल्यू इसकी ऑपोजिट करें dx बाई डी एस, तो यह आ जाएगा अपने पास में dx बाई डी एस इज इक्वल sec x अपॉन ए की वैल्यू cos x अपॉन ए बना लेगा, तो cos x अपॉन ए। ओके, मुझे वैल्यू चाहिए d2x बाई डी एस स्क्वायर की, ध्यान देंगे d2x बाई डी एस स्क्वायर, अब s के से रेस्पेक्ट तो कर नहीं सकते ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा चेंजेज करते हैं। इसमें क्या करता हूँ मैं, लिखता हूँ इसको डी बाई डी एक्स कर सकता हूँ, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो वैल्यू है dx बाई डी एस, इसकी वैल्यू के लिए तो इनटू या d बाई डी एक्स, इसको लिखा मैंने dx बाई डी एस, और इनटू में आ जाएगा ds बाई डी एक्स। भाई यहाँ से देखो d2x, तो ये दोनों मिलकर d2x बना लेंगे, और रही बात dx, और ये सॉरी dx बाई डी एस हो जाएगा, इसे इस तरीके से समझते हैं अपन। इसे लिखा d2x बाई, तो मैंने लिख दिया इसको d बाई देखो ds, और फिर आ गया dx बाई ds, ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको, क्योंकि d2x अपॉन डी एस स्क्वायर हो गया। अब इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या करना अपने को, क्योंकि s के रेस्पेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि है नहीं अपने पास ऐसा, s के पदों में होना चाहिए, इसलिए हमने इसको लिखा d अपॉन, यहाँ ds की जगह मैंने x का ले लिख दिया, dx लिख दिया, और यह एज इट इज रहा dx बाई डी एस हो गया ये तो, लेकिन इसको चेंज करते हुए मैंने लिख दिया dx बाई डी एस, तो ये dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ds वापस आ जाएगा, तो d बाई डी एस dx बाई डी एस बना लेगा ये। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा d बाई डी एक्स, ये d बाई डी एक्स किसकी वैल्यू dx बाई डी एस, तो dx बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई cos x अपॉन ए, और इनटू में dx बाई डी एस, तो dx बाई डी एक्स की वैल्यू एक और आ जाएगी अपने पास में, वो भी कितनी cos x अपॉन ए। इसका डिफ्रेंशिएशन किया d बाई डी एक्स cos x अपॉन ए का, तो cos x अपॉन ए का होता है माइनस
साइन एक्स अपॉन ए इंटू और 1 अपॉन ए हो जाएगा साथ में, ये माइनस 1 अपॉन ए साइन एक्स अपॉन ए और इंटू में चल रहा है ये कॉस एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ से साइन एक्स अपॉन ए कॉस एक्स अपॉन ए, तो ये साइन ए कॉस या साइन ए कॉस ए का या साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो इसे 2 साइन थीटा कोस थीटा बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें अगर, तो बनाएगा d2x अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल -1 अपॉन 2a और ये आ जाएगा साइन 2a, तो ये हो गया 2x अपॉन ए। तो -1 अपॉन 2a साइन 2x अपॉन ए, ये अपने को यहाँ वैल्यू पुट कर या प्रूव करनी थी, तो ये सेकंड वाला पार्ट हो जाएगा इसका कि d2x बाई डी एस स्क्वायर इज इक्वल -1 अपॉन 2a साइन 2x अपॉन ए हो जाना है। ओके, तो ये इसका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था कि जिसमें अपने को y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स के रूप में अपने को फॉर्मूला या वक्र का समीकरण दे रखा था, तो उसमें s का जो वैल्यू है वो s का वैल्यू पता है, ये डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल होता है √1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से आगे वाला फॉर्म भी अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखें अपन पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, देखो क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है अगले ने कि दीर्घवृत्त अक्ष इज इक्वल, सेकंड एग्जांपल लिया, सेकंड क्वेश्चन, अक्ष इज इक्वल ए कॉस थीटा, दीर्घवृत्त दे रखा है एक, अक्ष इज इक्वल ए कॉस थीटा वाई इज इक्वल बी साइन थीटा, थीटा की फॉर्म में दे रखे हैं दोनों के दोनों, के लिए सिद्ध कीजिए कि डी एस बाई डी थीटा, इसके लिए सिद्ध करना है कि डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल ए रूट 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल ए रूट 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये अपने को प्रूव करना है यहाँ पे। अब इसे प्रूव करने के लिए पहले तो अपन डी एस बाई डी थीटा, तो यहाँ से डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू बनाने के लिए डी एस बाई डी थीटा पे अपन जाएं, तो पहले तो यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म है, और पैरामेट्रिक फॉर्म में अपन ने ये देखा है यहाँ से कि डी एक्स बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, या सॉरी थीटा की फॉर्म में दे रखा है, तो जब मैं एस का थीटा के रेस्पेक्ट अवकलन करूँ डी एस बाई डी थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट डी एक्स बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, यही होता है। तो डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल आता है डी एक्स बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। तो पहले हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट करें, अक्स बराबर ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का ए साइन थीटा, वाई बराबर है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल हो जाएगा बी कॉस थीटा। अब रख देते हैं वैल्यू, तो डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल रूट ए कॉस थीटा, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा की इसका जो होल स्क्वायर है तो कितना बनाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। तो डी एस बाई डी थीटा इज इक्वल रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ इनमें एक रिलेशन होता है कि ये जो दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त में पता ही है अपने को यहाँ पे एक इसकी इस तरीके से, तो ये जो वैल्यू है अर्ध दीर्घ अक्ष और ये अर्ध लघु अक्ष, ओके, ये अर्ध लघु अक्ष होती है और ये अर्ध दीर्घ अक्ष होती है। तो इनमें जो आपस में रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, कि बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये इसके बीच में एक रिलेशन होता है। अब यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर अगर कोई रिलेशन है
तो इसकी वैल्यू यहाँ अगर ट्रांसफ़र करें तो ये आ जाएगा रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों में से कॉमन ए स्क्वायर आ रहा है तो ए को बाहर ले लेते हैं अपन, तो वैल्यू बचेगी अपने पास में रूट साइन स्क्वायर थीटा, ओके, और प्लस इस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का साइन ई स्क्वायर और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, तो वैल्यू आ जाएगी डी एस अपॉन डी थीटा इज इक्वल ए रूट 1 माइनस यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यही प्रूव करनी थी, रूट 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू इस तरीके से अपन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो ये था अपना वक्र के चाप का अवकलज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पदिक समीकरण, पेडल इक्वेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार से उनके समीकरण फाइंड आउट करते हैं। तो वक्रों के पदिक समीकरण वो अपन नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अब इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आगे एक्सरसाइज में दे रखे हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।